दोस्तों नमस्कार। जन विचार संवाद ग्रुप के साप्ताहिक आयोजन समय से संवाद में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ, आ गई आवाज आपकी। ओके चलो। आ, 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 शुक्रवार के इस आयोजन समय से संवाद में आपका स्वागत है। जन विचार संवाद ग्रुप जो है वो फेसबुक का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रुप है जिसमें 46,000 करीब सदस्य हो गए हैं और प्रतिरोध की आवाज है वो। एक तरह से आप ये समझिए उसको कि हर फील्ड में, हर विधा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों का एक समूह है जिसमें 46,000 लगभग सदस्य हैं और उसी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उन लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त में सक्रिय हैं, इस समाज को बेहतर बनाने की दिशा में सक्रिय हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की मेहमान जो है वो कथाकार सपना सिंह है। सपना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सपना जी जो है वो कई सालों से कहानियां लिख रही हैं, उपन्यास लिखे हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश गोरखपुर की हैं और फिलहाल वो रीवा में रह रही हैं। 93 में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद एक लंबा गैप हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। हिंदी की लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्रिका में वो छप चुकी हैं। हिंदी में जो डिजिटल मीडिया काम कर रहा है साहित्य के क्षेत्र में, उसमें भी वो प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक सपना जी के 3 कहानी संग्रह, उम्र जितना लंबा प्यार, चाकर राखो जी और बनते बिगड़ते तिलिस्म, और एक उपन्यास तपते जेठ में गुलमोहर जैसा प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक वर्जित संबंधों की कहानियों का एक संग्रह संपादित किया है, देह धरे को दंड। सपना जी की दो दो उपन्यास और 2 कहानी संग्रह अभी प्रकाशन के इंतजार में है। आपका हमारे कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आप सबका भी बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपस में बात कर रहे हैं, हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हम बिल्कुल सहज रूप से अपनी बातचीत करेंगे क्योंकि बिल्कुल मेरे बिल्कुल लिए भी सब नया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सपना जी, आप ये बताएं सबसे पहले कि आपको सबसे पहले कब लगा कि आप कहानी लिख सकती हैं? कहानी कब लगा, इसके उत्तर में मैं एक छोटी सी कहानी ही बताती हूँ अपने जीवन जरूर, की। कि जरूर। जब मैं 8th या 9th में पढ़ती थी तो मेरी एक सहेली थी, बहुत पक्की वाली सहेली। वो किसी बात से नाराज हो गई। तो जब वो नाराज हो गई तो अब उसे लगा कि कैसे मनाऊं मैं, मतलब वो बातचीत सब बंद। और वो हम्म। आपको भी अनुभव होगा कि स्कूल में अगर पक्की सहेली रूठ जाए तो क्या हाल होता है ना। बिल्कुल। फिर मैंने जो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको एक लेटर, मैंने एक दूसरी लड़की को, अपनी मतलब एक अलग शहर में रहने वाली अपनी एक फ्रेंड को एक लेटर लिखा। मतलब ये सारा कुछ सुनियोजित था उसी उम्र में, 8वीं 9वीं में पढ़ती थी। तो अरे मैंने वाह! लेटर सोच के लिखा और उसमें पूरा ये लिखा अपनी भावनाएं कि मैं, मेरी वो बड़ी पक्की सहेली है, वो पता नहीं कैसे मेरे से नाराज हो गई। और सब खूब खूब लिखा, अब तो याद भी नहीं है क्या क्या लिखा है ना। जी। तो और वो जैसे कि जानबूझ के, उसकी जो मेरी जो सहेली जो रूठ गई थी उसकी एक दोस्त थी जो मेरी भी दोस्त थी। जी। तो वो जो है उसकी मैं कॉपी ले आई थी, उस कॉपी में मैंने वो लेटर रख दिया और जी। उसको दिया। अब वो दोनों पढ़ी उस लेटर को और फिर जो भी हुआ, फिर वो मेरी और भी अच्छी दोस्त हो गई। तो मुझे लगा कि गजब। शायद मेरे लिखने में ये बात है जो जहां तक पहुंचाना चाहती हूँ वो पहुंच जाती है। पहुंच जाती। जी। ये उस उम्र में लगा था, क्योंकि वो पूरा सब कुछ काल्पनिक ही लिखा था हमने। जो जब लिखा था वो जी। पता नहीं क्या क्या लिखा था, अब तो याद भी नहीं है, बहुत छोटी सी उम्र थी। जी। उसके बाद से किताबें बहुत पढ़ते थे, बहुत उसी उम्र में जो है वो लेख के पढ़ रहे हैं, शिवानी को पढ़ रहे हैं। और फिर हमारे घर के बगल में एक डॉक्टर का परिवार रहता था। तो वो लोग रिफ्यूजी थे, उनकी जो माँ थी
और काफी बुजुर्ग सी भी थी वो, और मम्मी से मेरे बहुत ही उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो बहुत पढ़ती थी, बहुत से अच्छा। क्लासिक उनके पास थे, और हमारे यहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, तो वो क्लासिक्स और पत्रिकाओं की मम्मी और वो आंटी में फेरबदल होती थी। वो आती थी हमारे घर, तो इससे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा मेरे पढ़ते तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने वो मोटी वाली किताबें नहीं रखी थी घर में। दो चार थी, एक अच्छा। दुनिया समानांतर एक थी, जिनमें उस समय की सारे लेखकों की, नई कहानी के सारे लेखकों की, उसको शायद राजेंद्र यादव जी ने संपादित किया था। जी। और एक थी टूटना, राजेंद्र यादव जी की कहानी संग्रह, अभी भी है वो हमारे यहाँ कहीं। तो पापा ने जी। क्योंकि अपने कॉलेज जीवन में सब पढ़ लिया था सारा क्लासिक, तो वो खरीदते नहीं थे, पत्रिकाएं बहुत खरीदते थे, तो पढ़ने का एक संस्कार ही बन गया था। घर और में वही मिला। वही चीजें फिर जो है, क्योंकि हम अपने बारे में बताऊं तो मैं छोटे में बहुत अंतर्मुखी थी, जी। लिखती ज्यादा थी, लिख के अपने को, मतलब कहीं डायरी लिख रही हूँ या फिर इसी तरह की चीजें, या दिमाग में चलती थी, लेकिन सोचा नहीं था कि शायद लेखक बनूंगी। ऐसा दिमाग में तो अब पहली कहानी आपने कब और कैसे लिखी? पहली कहानी तो मुझे लगता है कुछ और लिखी थी, जी। लिखी हुई ही होगी वो, जैसे वो स्कूल के जो वो होते ना रजिस्टर, उन्हीं में कहीं कुछ लिखी होगी, मुझे पता नहीं है कि वो अब कहाँ है वो। लेकिन जो पहली कहानी छपी वो हंस में छपी थी, और वो एक, मतलब एक तरह से देखा जाए कि वो भावनाओं में जो भी हो, भावनाओं का उद्वेग हो या जो भी हो, उसमें लिखी थी। और वो ठीक 15 दिन के बाद उनका जवाब भी आ गया था। उम्र भी मेरी कोई शायद लगता है 20-21 साल थी उस जी। समय जब, हाँ, और पहली बार में जवाब आ गया था, और वो कहानी छप गई 93 में। और उसके बाद 94 में शादी हो गई। 94 में शादी हुई, तो वो शादी हुई यहाँ, मतलब यूपी से सीधे मध्य प्रदेश। और एक परिवार बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन एक रूढ़िवादिता भी थी, जैसे बहू से जो अपेक्षाएं होती हैं, तो जी। उसी एक चौखटे के अंदर वाली ही थी, उसमें कोई फर्क नहीं आया था। तो बहुत सारा समय तो वो बहुगिरी वाला जो एक मतलब अकबकाहट में बहुत सारा समय चला गया, तो इसलिए जो है पहली कहानी के बाद बहुत लंबा गैप आया। आपने बताया कि आपकी पहली कहानी जो है वो हंस में छपी थी। मतलब जी, हंस तो उस वक्त भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कि आपकी यदि पहली कहानी छप जाती है तो अचानक से आप कहानीकार हो जाते हैं। बन जाते हैं। तो आपको फ़र्क महसूस हुआ, मतलब आपकी कहानी छपने के बाद आपको जो रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि मुझे लगता है 93 94 के वक़्त में तो लोग रिस्पॉन्ड भी करते थे। अब तो उस तरह से रिस्पॉन्स कम मिलता है, अब तो सिर्फ़ लेखक रिस्पॉन्स करते हैं। अदरवाइज़ उस वक़्त तक तो जो पाठक जो थे, छोटे-छोटे गाँव में दूर-दराज़ में रहने वाले पाठक जो थे, वो भी रिस्पॉन्ड करते थे आपको, लेटर लिखते थे। अरे उस वक़्त तो वो लेटर ही हुआ करता था। बहुत सारे लेटर आए थे, और जी। तब मुझे पता भी नहीं था कि इन लेटरों, मतलब ये जो पत्र हैं, इनमें इतने बड़े बड़े नाम हैं। वो मैं जी। अब जो है, कभी जब देखती हूँ उन पत्र को, तो लगता था जी। ये तो खजाना था मेरे पास, और मैंने इसकी बिल्कुल। कदर की है। और इसलिए अब कम उम्र में जो है ना, बहुत आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, मैंने लिखा दो चार जी। कहानियां। और जी। लिखने के बाद मुझे लगता है कुछ छोटी पत्रिकाओं के पते मुझे पता नहीं थे, हंस का ही हुँ। पता था, वो भेज देते थे हुँ। हम हंस, वहां से वो हुँ। सखेत राजेंद्र यादव जी के साथ की छोटी सी चिट के साथ वापस आ चिट के जाता साथ था। वापस आते थे। जी। और फिर वो निराशा में हम उसको कहीं और भेजते भी नहीं थे, कि मतलब ये रहता था कि लगता था यार ये बिल्कुल बकवास है। हालांकि फिर अभी जब मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, उनमें से जी। बहुत सी कहानियां मेरी दोबारा छपी, बल्कि एक कहानी तो हंस में ही छपी है, जो तब वापस आ गई थी। हम सफर नहीं करके, वो कहानी को मैंने रीराइट किया, और जी। शीर्षक बदला, वो दोबारा हंस में छप गई।
तो मतलब ये हमें मुझे इससे सीख मिली कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई संपादक आपका की रचना वापस कर देता है, जरूरी नहीं कि वो खराब रचना हो। खराब ही आप हो, बिल्कुल। हाँ, वो कोई और भी वजह होगी कि और ज्यादा, क्योंकि पहली कहानी जो मेरी है कि उम्र जितना लंबा प्यार, हाँ, वो वो पढ़ी है मैंने। हाँ, वो कहानी के उस पे वो बिल्कुल परफेक्ट थी, जो कहानी का जितना मापदंड होता है। होता है, जी। जी। हाँ, वो इतनी छोटी उम्र में लिख दी गई थी कि अब लोगों को अपेक्षाएं उसी तरह की कहानी की रही होगी। रहती है, हाँ, बिल्कुल। कि मतलब आप जो है वैसा ही कुछ लिखिए, जी। तो वो चीज पूरी नहीं हुई, इसलिए जो है वो काफी फिर लंबा गैप आया। फिर जैसा कि था कि मैंने दोबारा जो शुरू किया वो ऐसा था कि ससुराल के घर से जो बहुत भरा पूरा था, वहां से जब हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए, ये जी। 2005 में शिफ्ट हुए हम जी। लोग, फिर हम एकदम से खाली हो गए, क्योंकि काम तो होता था लेकिन वो फिर बिल्कुल उस जैसे तरह से नहीं। आप, हाँ मतलब एकदम से खाली हो गए, हम्म। क्योंकि ससुराल में थे तो खाली तो समय मिलता नहीं था, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, और जब आपके दिमाग में कोई रचना अगर घूम रही है, ठीक उसी समय कहीं बच्चों को दूध देना है, कहीं उनकी पॉटी साफ हम्म। कर, तो दिमाग वो डाइवर्ट हो जाता था। और फिर ये भी लगता था अरे बैठेंगे तो लिख देंगे, जैसे दिमाग में आपकी कोई कहानी चल रही है, तो हम हमेशा यही सोचते थे कि बस बैठे और लिख देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो बैठना और लिखना 15 साल तक नहीं, स्थगित था। फिर चलता जब रहा। सोचा, जब खाली समय मिल गया और जब सोचे कि हाँ अब लिखना चाहिए, तो लगा कि मैं तो लिखना ही भूल गई हूँ। लगता था वो किसी और जन्म की बात है जब हम लिखते थे या मेरा छपता था, ये सब चीजें। फिर हम्म। दोपहर में होती है ना, गृहिणियां खाली हुई और थोड़ा एक झपकी मार ली, हम्म। तो हम जब सोने के लिए जब आते थे बिस्तर पे, तो एकदम अकबका के उठ जाते थे कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब हमको सोना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए। ये होता था, अंदर होता था ये, मतलब बेचैनी हम्म। रहती थी वो सब कुछ। बेचैनी थी। हाँ, जैसे आपके आसपास सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बावजूद इसके हम्म। बेचैनी है आपको कि नहीं। हम्म। कहते हैं ना, लेखक होता ही है बेचैन प्राणी वो। जैसे मेरा ही ये कहना है कि अगर हम बहुत सुविधा संपन्न भी जीवन भले जी रहे हो, लेकिन हमें हो हम्म। सकता है कि बड़े मुलायम बिस्तर पे भी अंगारों जैसे लौटना पड़े। लेखक का मानस ऐसा ही होता है, लेखक कभी चैन नहीं पाता है। तो ये चीजें हाँ, थी। फिर ऐसे ही उसी में से धीरे धीरे फिर लिखना शुरू कर दिया था। और ये तो था कि दूसरी भी कहानी 2010 में हंस में ही छपी, डर मतलब दो कहानी। 93 के बाद आपकी जो कहानी फिर छपी वो 2010 में छपी। 10 में, हाँ, हंस में ही छपी वो भी। तो इतना काफी लंबा लंबा गया, गैप। बहुत काफी लंबा गया। लंबा गैप था। अच्छा, ये जो लंबा गैप रहा और आपकी कहानी छपी, उससे पहले की जो स्थितियां थी, मतलब जैसे आपने एक कहानी आपकी लिखी, आपने वो हंस में छपी, फिर उसके बाद गैप हो गया, तो आप मिस हो जाते हैं ना उस पूरे परिदृश्य से, जो है वो आप गायब हो जाते हैं। जी, तो मतलब मेरा लेखक तो गायब हुआ, लेकिन पाठक जो है वो मौजूद था, ये कह सकते हैं। जैसे मेरे भीतर का जो पाठक था वो पूरे समय मौजूद था, क्योंकि पढ़ना मैंने छोड़ा ही नहीं कभी भी। और नहीं, सहूलियत ये, मैं लेखक की ही बात कर रही हूँ कि जैसे लेखक जो था आपका, वो गायब हो गया। आपके पाठक जो थे, आपके जो पाठक थे, वो भी आपको भूल गए। तो फिर भूल नए सिरे गए। से शुरू। हाँ, पूरी तरह से भूल गए पाठक, मतलब वो सपना सिंह कौन है किसी को पता ही नहीं था। वही वही मतलब अभी तो ये जद्दोजहद ये है ना, जैसे मेरे साथ है कि कहानियां लिख रही हूँ, नॉवेल में लग गए आप, तो आपको लगता है कि अब कहानियां उस तरह से नहीं आ रही है, तो आपको ये आ लगता है कि नहीं आपका रही, पाठक आपको भूल जाएगा। भूल जाएगा। हाँ, ये तो होता हाँ, है। तो है ना, तो वो जो हाँ, डर था आपको, वो दूसरी कहानी छपने के बाद आपको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जब फिर से शुरू कर दें तो फिर से आपको सब कुछ उस तरह से मिलता चला जाता है। दूसरी कहानी पे भी वो भी कहानी थोड़ी सी बोल्ड थी। जैसे जी। उम्र जितना लंबा प्यार को भी उस समय जो अगले हंस के अंकों में जब मतलब उसके पत्र आते थे, तो बड़ी हम्म। बोल्ड कहानी उसको
मतलब बताया गया था। शायद हम उस समय लिखते रहते तो ज्यादा हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाती मेरे साथ। तो वो सारा समय तो हमने घर में रह के गुजार दिया है ना, भूल गए। तो वो तो लिखना पढ़ना चला गया था। हाँ, ये जरूर है कि ये डर जब छपी थी तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे नए, एकदम नया जैसे कोई आया हो। हाँ। क्योंकि किसी को नहीं याद था, उम्र जितना लंबा हम्म प्यार छपी थी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। बल्कि हम्म बाद जब हम फेसबुक पे आए तो वहां जरूर एक दो लोगों ने पूछा मेरे को इनबॉक्स में कि आप वही सपना सिंह हैं गजब। जिन्होंने मतलब दो तीन लोगों ने ऐसा मेरे को पूछा था। जैसे मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, अभिषेक कश्यप हम्म है जो, हम्म तो उसे याद था, उसे याद था वो कहानी। उसने मेरे को कहा कि मैंने इसको 15-16 की उम्र में पढ़ा सपना जी, और मुझे वो जी। कहानी अभी भी। गजब। तो ये चीजें थी जिनको याद थी, उनको याद थी, बिल्कुल। है ना? एक एक चीज और है कि आप आपके बायोडाटा पढ़ रही थी मैं, तो उसमें आपने बताया कि आपने हिंदी में और उस हिस्ट्री में, दोनों में पीजी किया है। तो आप हिंदी में लिख रही हैं, आपको लगता है कि इतिहास का जो पढ़ा हुआ है, आपका जो इतिहास आपने पढ़ा है, तो वो इतिहास आपको कहीं यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, या आपको बाधा दे रहा है, या आपको मदद कर रहा है लिखने में? देखिए, इतिहास की पढ़ाई मैं पहले तो बताऊं, ये भी एक बहुत सीक्रेट मैं आपके इस मंच के माध्यम से खोल रही हूँ। जी। मैंने वो भी जो है इतिहास, वो भी 7वीं 8वीं की समय मुगले आजम देखा था, बड़े पर्दे पे। जी। तो वो जब देखा तो हम, मतलब अनारकली, शायद अगर अनारकली देखे होते पहले तो वो हालत नहीं हुई होती, मुगले आजम देख के हुआ। क्योंकि मधुबाला को मुगले आजम उसके अनारकली के रोल में देख के बिल्कुल जैसे होता नहीं कि कोई दीवाना हो जाए, इस टाइप से मेरी हालत। हम्म। और मुझे लगा मुझे और जानना है, अनारकली के बारे में जानना है। तो मैंने फिर इतिहास को अपना सब्जेक्ट बना लिया। और विडंबना ये थी कि पीजी तक पढ़ गया इतिहास, कहीं किसी किताब में अनारकली अनारकली नहीं मिली। वजह बस यही थी इतिहास पढ़ने की। और अगर कहा जाए कि मतलब इतिहास को पढ़ा भी मैंने कहानी की तरह, जो भी पढ़ा इतिहास उसको पढ़ा कहानी की तरह, जैसे उपन्यास पढ़ते हैं उसी तरह। मुझे ना हम्म। कोई तारीख याद होती थी, कोई तारीख याद नहीं होती थी कभी भी। वो याद करने की कोशिश भी नहीं करते थे। और साहित्य भी जो है, कह सकते हैं कि साहित्य को इतिहास की तरह पढ़ा, बिल्कुल बहुत मन से पढ़ा उसे। और ये थोड़ा सा अगर देखा जाए कि फायदा क्या हुआ लेखन में इतिहास, तो ये जरूर है कि जैसे एक तथ्य जैसे कुछ भी है, कहानी अगर लिख रहे हैं तो वो बेतुकी ना हो, हम्म। केवल खाम ख्याली ना हो, उसमें कोई तुक बैठती हो, कोई तथ्यात्मक चीज हो। तो शायद ये फायदा हुआ हो इतिहास पढ़ने का, कि रिलेट करना, मतलब किसी भी कोई घटना अगर है तो उसको, अगर हम्म। ऐतिहासिक कोई परिप्रेक्ष्य है उस घटना का, हम्म। तो उसके बारे में थोड़ी सा मतलब जागरूकता रहे आ लिखते। जाएगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बस। क्योंकि मतलब मैंने अपना जो महसूस किया है कि आप यदि साहित्यिक से इतर किसी विषय से होते हैं, तो आपकी दृष्टि जो है वो टुवर्ड साहित्य भी बदल जाती है। असल मतलब में आप पता नहीं, साहित्य को। मुझे लगता है साहित्य एक अपनी बेसिक रुचि होती है। जैसे मेरे पापा जो है वो तो साइंस के थे स्टूडेंट, हम्म हम्म लेकिन वो बहुत जानकार थे, बहुत पढ़ते थे, साहित्य बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर हिंदी का स्टूडेंट है तो उसको साहित्य की जानकारी होगी। मैंने तो बहुत से एकेडमिक लोगों को देखा है जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है साहित्य का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हिंदी में जो है स्त्री लेखन का बहुत बहुत लंबे समय से चल रहा है, स्त्री लेखन। तो ये स्त्री लेखन दरअसल क्या है, और इसका मतलब क्या है? मतलब क्योंकि दुनिया, मतलब जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें स्त्री भी है पुरुष भी हैं, दोनों ही हैं।
जो भी आप कहानी लिखेंगे उसमें पुरुष भी होगा, स्त्री भी होगी, दोनों होंगे। तो फिर बिल्कुल। स्त्री लेखन अलग से कहाँ से आई हुई चीज है? मतलब क्या स्त्रियों की समस्याओं पर आप बात करते हैं, वो है, या उसकी संवेदनाओं पर बात करते हैं, वो है स्त्री लेखन? क्या है स्त्री लेखन आपकी नजर में? देखिए, स्त्री लेखन जो, अगर हम अपनी अपनी नजर से देखें, या एक तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि स्त्रियों ने लिखना बहुत बाद में शुरू किया, या शायद लिखती रही हो, उनको मान्यता बहुत बाद में मिली। बाद में मिली। और ये हमने अपने जीवन में भी देखा है। हमारे यहाँ पापा बहुत पढ़ते थे, और किसी भी पत्रिका में शायद वो स्त्री लेखक की कहानी नहीं पढ़ते थे। ये बिल्कुल फैक्ट। मेरी बाद में जब हम खुद लेखन में आ गए, तो थोड़ी सी लड़ाई भी होती थी पापा से। और लेकिन पापा कहते थे, अरे, जैसे उस समय जो स्त्रियां लिख रही थी, उनके बहुत ही प्रिय कथाकार राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये तीनों बहुत प्रिय थे। इन्हीं के समानांतर मनु भंडारी जी लिख रही थी, कृष्णा सोबती जी लिख रही थी। तो एक दिमाग, माइंडसेट जो पुरुषों का था, वो बहुत दिनों तक यही बना हुआ था कि औरतें केवल अपना दुखड़ा रोती हैं या अपनी भड़ास निकालती हैं अपने लेखन में। जबकि उसी समय मनु भंडारी जी ने महाबोझ लिखी थी, जो महत्वपूर्ण थी वो। बहुत मतलब राजनीति के ऊपर बहुत ही अच्छी पुस्तक बहुत है। अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। और मृदुला गर्ग जी ने अनित्य लिखा था, जिसको अगर आप मतलब अगर किसी बिल्कुल नए पाठक को दीजिए, जो नाम ना जानता हो मृदुला गर्ग जानता का, हूँ। तो जान भी नहीं पाएगा कि ये किसी स्त्री ने लिखा। लेकिन एक माइंडसेट बना हुआ था पुरुषों का कि स्त्रियां जो है वो केवल एक खांचे के अंदर ही लिखती हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि उसके पहले जो पुरुष लेखक के नजरिए से ही स्त्री के जीवन को देखने का एक, मतलब वो पुरुषों ने ही स्त्रियों के जीवन के बारे में लिखा। जब स्त्रियों ने अपना लिखना शुरू किया, तो वो लेखन बिल्कुल अलग। बिल्कुल। भारतीय भारतीय मतलब हिंदी साहित्य में तो है ही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अन्ना कैरेनिना अगर किसी स्त्री ने लिखा होता, तो क्या अन्ना अलग कैरेनिना होता वो। को वो मारता? अगर बिल्कुल। वो एडल्टरी है, अगर माना जाए कि अन्ना कैरेनिना ने एडल्टरी करी, जो है व्यभिचार, उसका मतलब शादी के बाद उस प्रेम प्रसंग रहा, तो उसमें वो स्त्री पुरुष दोनों शामिल थे। बिल्कुल। दोनों ही शामिल थे। तो आखिर में अन्ना ने ऐसा निर्णय क्यों किया? अगर वो उसका हीरो जो है वो जाके अपने समाज में उसी तरह से मिलजुल रहा है और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आखिर अन्ना का जीवन इतना ज्यादा क्यों प्रभावित होता है कि वो अंत इतना त्रासक क्यों? तो शायद कोई स्त्री कथाकार अगर लिखती, तो शायद उसका कुछ अंत कुछ तो जरूर ही अलग होता। दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कि जो नजरिया है देखने का एक पुरुष लेखक का, भाई पुरुष लेखक जो स्त्री जीवन को देखेगा, कुछ भी कहिए, वो थोड़ा बाहर तो होगा, उस जीवन से थोड़ा सा बाहर होगा। और स्त्री तो बिल्कुल वो जी रही है, जो जी रही है वो लिख रही है। बिल्कुल फर्स्ट पर्सन है स्त्री, तो पुरुष तो बाहर से देख रहा है ना, बस सब चीजों को, कितना भी अंदर हो वो। बिल्कुल, कितना भी अंदर हो। अच्छा, एक चीज और है जी। स्त्री लेखन को मतलब अगर ये कहा जाए तो दोयम तो नहीं हम कहेंगे, वो इक्वल है। पुरुष लेखन और स्त्री लेखन अगर आप बांट रहे हैं तो वो इक्वली है, एक साथ चल रहा है। बस स्त्री ने थोड़ा देर में चलना शुरू किया, तो हो सकता है वो जो है उसने पीछे कुछ चीजें छोड़ दी हो, वो अब आ रही हैं। और आज तो देखिए स्त्रियां जितनी मात्रा में लिख रही है, कि इतनी ज्यादा लिख रही हैं, ये तो बहुत हैरत की भी और बहुत खुशी की बात। और हर तरह का लेखन आ रहा है, मतलब कुछ उसमें ऐसा नहीं है, कोई खांचा नहीं बना है कि स्त्री केवल यही लिखेगी और ये नहीं लिखेगी। हर तरह का वो लिख रही है। तो ये बहुत आशाजनक बात है और बहुत खुशी की भी बात है। मुझे लगता है पुरुषों को लेखन में स्त्रियों ने पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, मतलब आप जब भी कल्पना कीजिए तो आपको लगेगा कि सारी लिखने वाली मैक्सिमम आपको इर्द गिर्द जो भी दिखेंगी वो सब महिलाएं हैं,
ये लिख रही है, वो लिख रही है, वो लिख रही है, सब लिख रही है, अलग अलग तरह से, अलग अलग स्वरों में लिख रही है, अलग अलग शैलियों में लिख रही है। स्त्री मतलब लेखक पुरुष। का आरोप ये भी तो लगता था पहले, आज से 20 साल पहले मुझे लगता है कि वही स्त्रियां हैं जो लेखक के रूप में स्थापित हुई हैं, जिनके पति संपादक रहे हों, जिनके हाँ, पति हाँ, कोई बड़े मीडिया कर्मी रहे हों, या खुद अच्छे बड़े पद पर हो। अच्छे पद पे हों, या अच्छे स्थापित लेखक लेखक हों। हम्म, हम्म, उन्हीं की पत्नियां जो है वो वो भी लेखक के रूप में स्थापित हो गई हैं। ये 20 साल बिल्कुल। 30 साल पहले ऐसा आरोप लगता था, इसको आरोप ही कहा जाएगा, हाँ, पूर्वाग्रह, सही है। ये बिल्कुल, पूर्वाग्रह कहा जाएगा। बिल्कुल। और ये तो समाज में ही होता है कि आपने मुंह खोला और कोई भी आरोप लगा दिया किसी के ऊपर, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और स्त्रियों पर तो लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। बैठे होते हैं तैयार। बिल्कुल। अच्छा, एक लेकिन चीज़ जो है। उन्होंने अपने जी। लेखन से बहुत अच्छा जवाब दिया है, हुँ। क्योंकि आज के समय में जितना बढ़िया लिख रही हैं कि हैरत होती है स्त्रियों का लेखन देख के, तो ये बहुत हाँ, अच्छी बात है। जी। एक चीज़ और है कि जैसे साहित्य में मतलब समाज में जो है वो स्त्री सशक्तिकरण है और साहित्य में स्त्री विमर्श है। तो साहित्य का स्त्री विमर्श जो है वो सामाजिक तौर पर जो स्त्री सशक्तिकरण है, उसको कितना प्रभावित करता है, और मतलब वो कितना समाज समाज की जो आम स्त्री है उसको वो कितना जोड़ पाता है अपने उससे, क्या उसका बहुत महत्व है? देखिए, स्त्री विमर्श जैसे अभी मैं मृदुला गर्ग जी को सुन रही थी, तो वो तो कहती हैं साफ साफ कि स्त्री विमर्श व्याकरण रूप से ये शब्द ही गलत है। आप ये कहिए हम्म। कि स्त्री वादिता कह सकते हैं, या स्त्रीवादी जी। कह सकते हैं, जो स्त्रियों के बारे में जी। सोचे, उनके परेशानियों के बारे में सोचे, परेशानियों का हल हम्म। निकालने हम्म। के बारे में, हम्म। उनके जो जो भी दुश्वारियां हैं स्त्रियों के जीवन की, उनके बारे में आप हम्म। सोचिए और उनसे बाहर निकलने की कोशिश भी करिए। तो ये हो, इसी को शायद नाम दे दिया गया है स्त्री विमर्श। लेकिन एक स्त्री विमर्श जो कुछ समय पहले चला था साहित्य में, उससे मेरा बिल्कुल मतलब ऐतराज ही कहा इत्तेफाक नहीं। कहिए। हाँ, उससे जी। इत्तेफाक नहीं, जो हम्म। जिसके तहत जो है वो लेखन भी बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया था। स्त्रियों का जो मतलब टोटलिटी में अगर अब देखा जाए तो पूरी तरह से उसको रिड्यूस कर दिया गया था, सिर्फ एक कि अगर आप स्वतंत्र स्त्री हैं तो आपकी जी। अपनी देह की स्वतंत्रता। हमें मेरा जो खुद का मानना है कि स्वतंत्र पुरुष को भी एक अनुशासन चाहिए। मैं मतलब अपने घर के पुरुषों को आप अनुशासनहीन नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पुरुष। इसी बिल्कुल। तरह से स्त्रियों का भी है कि हम उनको अनुशासनहीन स्त्रियों को ही आप विमर्श के उसमें लाएंगे, खांचे दायरे में, में रखें। हम्म। दायरे में रखेंगे, तो उस विमर्श से तो ऐतराज है। लेकिन आप देखिए कि स्त्री मतलब विमर्श या जो भी कहते हैं स्त्री सशक्तिकरण के लिए जितना भी विमर्श हुआ है, तो उसका तो समाज पे असर पड़ना ही पड़ना है। अगर वो समाज पर असर नहीं डाल रहा है तो वो बेकार। अगर आपका विमर्श स्त्रियों के जीवन पे कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है समाज में, हम्म। तो वो हम्म। हम्म। बेकार है, वो क्या है, उसका कोई बिल्कुल। मतलब नहीं है। हम्म। वो ये जरूरी है कि जो लेखन, जैसे कठगुलाब आप देखिए, उसमें तरह तरह की स्त्रियां हम्म। हैं, हाँ। मृदुला गर्ग की उसमें कई तरह की हैं। हम्म। वो हम्म। सोचती, आपके दिमाग पे दस्तक देती हैं वो स्त्रियां, कि वो कैसे हम्म। किस जगह से निकली और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बदला। इस तरह से साहित्य जो है वो एक तरह का मतलब उपयोगी तभी तो मानेंगे जब वो समाज पे कुछ भी सकारात्मक असर डालता है। असर डाले। बिल्कुल। डाल तो ऐसा फिर वो विमर्श किसी काम का नहीं है जो साहित्य में असर न डाले। इसी तरह जो है, अच्छा दूसरी चीज कुछ भी है, आर्ट का कोई भी फॉर्म है, जैसे हम्म। सिनेमा है, जो सिनेमा है वो भी तो हम उसमें भी तो दिखाते हैं
समाज का ही दिखाते हैं, समाज की स्त्रियों को दिखाते हैं और वहीं से कहानियां। तो ये मतलब कोई भी साहित्य अगर वो समाज से लेके लिखा जा रहा है तो वो उपयोगी ही है, अन्यथा वो बिल्कुल मतलब उसको कूड़ा कहेंगे कि आप केवल अपनी मानसिक क्या कहते हैं उसको वो जुगाली कर रहे हैं आप, जुगाली आप मतलब कर रहे हो, मानसिक जुगाली बस केवल बौद्धिक कर जुगाली रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ। हाँ बस हो गया, तो वो तो फिर किसी अर्थ के लिए मतलब नहीं है, उस चीज का कोई अर्थ। हम्म। ये जो वक्त है जिसमें हम अपने बच्चों को भी अंग्रेजी स्कूल में डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे बच्चे सारे अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी पढ़े। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे इसको तो हिंदी नहीं आती। आप अपना बच्चा है तो कहेंगे अरे इसको तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती, ये तो हिंदी बोल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। हम बड़ी संख्या में जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं या साहित्य में, हर साल ढेरों किताबें हिंदी में आती हैं, अलग अलग विधाओं की किताबें आती हैं। और बच्चे जो हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के बच्चे हैं, या आप छोटी जगह भी चले जाइए तो वहां पे भी पेरेंट्स जो है वो ये चाहते हैं कि बच्चा जो है उसमें पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो अच्छी अंग्रेजी जाने, क्योंकि अंग्रेजी जो है उसको अच्छा रोजगार उपलब्ध कराएगी। मतलब कराएगी नहीं कराएगी ये एक अलग मसला है, लेकिन माना तो ये जाता है कि यदि अंग्रेजी जानता है बच्चा तो उसको अच्छे रोजगार की संभावना है। ऐसे में जो बड़ा वर्ग है जो हिंदी में लिख रहा है, लगातार लिख रहा है और बहुत सारी विधाओं में लिख रहा है, वो आगे आ रहा है, तो क्या हिंदी पढ़ी जा रही है? मतलब हिंदी का कोई भविष्य है? साहित्य भी और साहित्येतर हिंदी भी, इनका कोई भविष्य है हिंदी का? देखो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य का तो है भविष्य, साहित्य का, साहित्य किसी भी भाषा का साहित्य हो उसका तो भविष्य होता ही है, क्योंकि उसके पढ़ने वाले हर युग में होते ही होते हैं। अभी मैं इसका उदाहरण भी दूंगी। लेकिन हिंदी भाषा का भविष्य तो बहुत ही शोचनीय है, तो उसमें रोजगार के बिल्कुल भी अवसर नहीं है। और अब मैंने देखा है हमारे घर में जो घरेलू मेरी सहायिकाएं हैं, बहुत ही कम पैसा भी उनके होता है, लेकिन इसके बावजूद वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना पसंद करती हैं अपने बच्चों को, जबकि बिल्कुल सरकारी स्कूलों में उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई है, मिलती है। लेकिन वो वहां नहीं जाते हैं। लेकिन अब इसके बारे में तो खैर ये तो पूरा एक समाज शास्त्रीय विषय है कि अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो तो सकते? क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन उस ओर तो काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि हिंदी और साहित्य का जहां तक बात है, हिंदी साहित्य का, तो मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। मेरी खुद की बेटी जो जिसने मतलब बीटेक किया है, बावजूद उसको बचपन से पढ़ने का शौक था, वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ती है, चेतन भगत नहीं पढ़ती है। चेतन भगत की शायद उसने एक दो किताबें पढ़ी और उसने वो किताबें हटा दी। वो इंग्लिश की अच्छी बढ़िया किताब, वो जो ये मार्केज को उसने पढ़ा है, उसने मुझे बताया है मार्केज के बारे में, मैंने उसी से जाना। उसने जो अन्ना कैरेनिना को पढ़ा है, मेरे घर में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो दो एडिशन है, वो भाषा हिंदी में, में और अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में। जी। तो जैसे मैं थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मुझे साहित्य के प्रति जुनून था, तो मुझे जी। अनुवाद में जो भी किताब मिल जाती थी मैं पढ़ लेती थी। पढ़ती थी। जी। किसी भी भाषा का अगर वो हिंदी में अनुवाद है तो मैं पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ। तो बेटी जी। को मैंने उसको देखा कि मैंने एक बार उसको बनारस टाकीज दिया था मैंने कि ये किताब पढ़ो सृष्टि। मुझे लगा जैसे हमारे जमाने में लोग साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए गुनाहों का देवता देते थे, कहते थे कि गुनाहों का देवता पढ़ो। अगर कोई मांगता था हमारे जमाने में, बच्चे टीनेजर, कि मुझे किताब पढ़नी है छुट्टियों में गर्मियों के, तो लोग उठा के सबसे पहले देते थे लो गुनाहों का देवता पढ़ो। फिर शिवानी को देते थे। फिर वो धीरे धीरे जैनेन, प्रेमचंद, इन लोगों के साथ वो रास्ता फिर बनता था। तो मैंने भी सृष्टि को बनारस टाकीज दिया था, हिंदी में थी, उसकी भाषा भी बड़ी बनारस के आसपास की भाषा है, बावजूद जी। उसने बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ा था उस किताब को, बहुत मतलब मन से पढ़ा।
और बहुत खुश हुई थी, बल्कि अपने बुक शेल्फ में ले जाके रख दी थी उस किताब को। फिर मैंने मुसाफिर कैफे दिया था उसको कि लो अब ये पढ़ो। तो मैं कहीं सफर में जा रही थी, तो फिर मैंने वो पढ़ा था उसी समय, वो भोपाल से इंदौर जा रही थी कभी, तो वो उतनी देर में पढ़ लिया था। तो मुझे अच्छा लगा था, उसमें कुछ कोटेबल जो सेंटेंस बहुत ही बढ़िया लिखा है देव प्रकाश दुबे ने। बाकी उनकी और किताबें मुझे उतनी नहीं पसंद आई, लेकिन मुसाफिर कैफे बहुत पसंद आई थी, तो वो किताब भी मैंने उसको दिया। इसके अलावा वो जितनी पत्रिकाएं मेरे घर में आती हैं, वो सारी पत्रिकाएं भी पढ़ती है। तो साहित्य में रुचि तो किसी को भी हो सकती है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं अपनी, जो से मैं कभी जीवन में नहीं मिली थी, मेरी एक कजिन सिस्टर है, उसका बेटा जो 20 साल का है, वो फैज, वो दुष्यंत कुमार, वो प्रेमचंद, शरद चंद्र, इन सब की वो बातें करता है। वो भी शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और इस समय बीबीए है। तो वो ये चीजें जो है वो एक तरह का मतलब सुकून देती हैं कि नहीं, हम भले कहते हो कि बच्चे आजकल नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो जानते हैं। और मैं उस लड़के को जब देखती हूँ तो मुझे एक जैसे आश्चर्य भी होता है और बहुत सुकून मिलता है कि देखो, ये इनकी बातें करता है, ये इनकी बातें समझता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समझता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि केवल पल्प ही पढ़ते हैं बच्चे आजकल के, कि पढ़ा और फेंक दिया। चेतन भगत थी वो, मतलब अगर वो उतर गया, रुचि है अगर उनकी, क्योंकि हमने भी तो गुलशन नंदा पढ़ा है अपने समय में, ऐसा नहीं है, हमने भी पढ़ा है। तो ये होता है ना कि आप जब पढ़ने लगते हो, आप उसी में से रास्ता निकालते हो, और फिर आपकी जैसे जैसे रुचि परिष्कृत होती है उसी तरह से आपका बन जाता है। क्योंकि एक होता है कि आप कहीं उतरे, नदी के किनारे पे बैठे हुए, आपका मन है कि नदी को पार करना है, तो आप उसके रास्ते तो बनाओगे ही। तो साहित्य भी ऐसी चीज है, एक बार जिसको लत लग गई तो फिर वो छूटती नहीं, और वो बहुत अंदर ही अंदर फिर वो जाता है। वो फिर केवल एक भाषा के साहित्य से संतुष्ट भी नहीं होगा, उसको बहुत सारी भाषाओं का साहित्य चाहिए होगा। बिल्कुल। तो साहित्य में तो बढ़िया है। आप कहानियां लिखती हैं, आपने उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास आ भी रहे हैं आपके। आपके बच्चे जो हैं आपकी किताबें पढ़ते हैं? मुझे तो लगता है नहीं। एक तो बच्चा छोटा है, वो भी 12th में है, उसको पता ही नहीं है मम्मी क्या करती है, उसको नहीं पता है। बेटी मेरी जरूर है कि वो पढ़ती है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ती है। उसने कुछ कहानियां पढ़ी है, मैं बहुत सी चीजें उससे वो लेती हूँ, सलाह भी लेती हूँ। जहाँ कुछ चीजें होती है ना नई दुनिया की, जो हम लोग को नहीं पता होती है, वो बच्चों नहीं पता है जी। तो वो चीजों की सलाह भी लेती हूँ उससे। तो हो सकता है शायद कभी भविष्य में पूरी किताबें मेरी पढ़ी जाए बच्चों के द्वारा। ये बड़ी अजीब विडंबना है। देखिए आपकी आपकी माँ लिखती है, आपके फादर लिखते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो, क्योंकि उनकी भाषा दूसरी है, तो वो उस तरह से उसको हाँ। देखते नहीं है। अभी इन कुछ सालों में, करीब 10 एक सालों से सोशल मीडिया जो है वो एक पावरफुल मीडियम के तौर पर उभर कर आया है। कई साहित्यकार जो हैं, जो स्थापित हैं और बड़े हैं, मतलब वरिष्ठ हैं, उनका ये कहना है कि ये तो बड़ा वक्ती माध्यम है और इस पर कोई इस पर गंभीर चीज का कोई मतलब नहीं है। यदि आप कोई गंभीर बात लिख रहे हैं, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप कितने भी गंभीर लिख दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कल खत्म हो जाने वाला है। अब ये सवाल ये भी उठता है कि फिर इसी तरह से अखबार में भी यदि आपकी कोई कहानी छपती है या आपका कोई लेख छपता है, तो वो भी तो कल खत्म हो जाने वाला है ना, क्योंकि आज अखबार है, कल पता नहीं वो अखबार क्या होगा। ऐसे में साहित्य, मतलब सोशल मीडिया पर बहुत सारे कहानियां तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कविताएं लिखते हैं, पोस्ट करते हैं। और दूसरा, ये सोशल मीडिया के अलावा जो ब्लॉग्स हैं, जो साहित्यिक ब्लॉग्स हैं या जो साहित्यिक वेबसाइट्स हैं, वो भी साहित्य परोस रही है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया साहित्य के लिए बाधा है, या सोशल मीडिया जो है वो एक अवसर
देता है लोगों को, साहित्यकारों को या जो नए रचनाकार हैं उनको, कि अपनी रचना वो सीधे पाठकों तक पहुंचाए और सीधे प्रतिक्रिया मिले? या नहीं आपको लगता देखिए, है कि सोशल, तो हाँ, मैं सहमत नहीं हूँ कि सोशल मीडिया बाधा है। जो लोग कहते हैं वो घर के उन बूढ़ों की तरह है जो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। घर में भी आपके होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, बिल्कुल ऐसे अड़े रहेंगे, वो बिल्कुल जरा सा भी जी, हिलेंगे डुल, जी, तो जी, ऐसे हैं वो जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। लेकिन सोशल जी, मीडिया हम अगर अपना ही लूं तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो नया जीवन मिला है सोशल मीडिया की वजह से। मैं बहुत से लोगों को जो है वो जो नहीं जानती थी जान पाई। बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनको मैंने, जिनकी किताबों के बारे में पढ़ा और फिर मंगा के पढ़ा उनको। बहुत से लोग जैसे आप ही है, इतना बढ़िया लिखती हैं कि जो है उसे हम कैसे कहते हैं कि हम ये मिट जाएगा कल। अरे वाह, शुक्रिया। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लोग ढूंढ-ढूंढ के पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि हमको इनको पढ़ना है। तो जी, सोशल मीडिया को आप कह सकते हो कि ये मतलब अब क्यों लोगों को बुरी लगती है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। ये यहाँ पे कोई संपादक नहीं बैठा है, ये ज़रूर है कि हर तरह की रचना आती है। तो ये तो हम्म, आप अपने विवेक से तय करोगे ना। आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद क्या आप सही कहते हैं जो पहले पत्रिकाएँ थी उसके संपादक क्या बिल्कुल निरपेक्ष ढंग से ही कहानियाँ छापते थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, नहीं, ठीक है, हर वक्त में वही तो, जी, संपर्क तब भी चलते थे और बहुत से बड़े-बड़े कहानीकारों की बहुत हल्की कहानियाँ भी हम लोगों ने पढ़ी है। तो पढ़िए, बिल्कुल, ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। और ये सोशल मीडिया पे तो आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। तो ये आपके पास ये ऑप्शन है। जबकि बिल्कुल, पत्रिकाओं के साथ तो ये ऑप्शन नहीं था, बहुत सी कूड़ा कहानियाँ भी लोगों की छप जाती थी, बिल्कुल। है ना? हुँ। तो ये चीज़ें हैं तो अच्छा, इतिहास जो है वो आपका विषय रहा। आपने हालाँकि कहा कि वो एक जिसको कहना चाहिए, आपको सिर्फ़ अनारकली को देखकर इतिहास पढ़ने की इच्छा हुई और फिर आपने अनारकली को पूरे इतिहास में ढूँढा और फिर आपको वो नहीं मिली। वो मिली नहीं। जी। कभी हाँ, आपको वो लगा कि आपकी कोई कहानी ऐसी है जो ऐतिहासिक किरदार पर है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बल्कि मैंने सोचा ज़रूर था कि कोई एक इतिहास के कोई मतलब किसी कैरेक्टर पे लिखूँगी, किसी स्त्री कैरेक्टर पे ही लिखूँगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा शोध चाहिए और जब सोचा था उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। फिर पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई पापा की, हुँ, वो सब चीज़ों में तो वो ढूँढने का मौका नहीं मिला कि उससे थोड़ा-सा कुछ और ऐतिहासिक तथ्य और जानकारियाँ कुछ इकट्ठी कर पाएँ। शायद कभी हो सकता है क्योंकि मेरे साथ ये है कि मैं सोचती रहती हूँ कि मैं लिखूँगी ये और अचानक कुछ और पूरा हो जाता है। ये होता है। कुछ होता तो है मगर। हाँ, लेकिन कुछ होता तो है। तो बस ये ये कुछ सबसे होता, महत्वपूर्ण बात है। यही तो यही है कि कुछ होता रहे हमेशा बस। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कहानी लिखने का तरीका क्या है? मतलब एक एक बैठक में आप कहानी लिख लेती हैं या एक कभी कहानी कई-कई महीनों चलती है? नहीं, कभी-कभी तो मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो शायद 2-4 साल में जाके पूरी हुई। ऐसा भी गुड। हुआ है। पूरी हुई, मैं कभी तो ऐसा भी मुझे हुआ है। मुझ मुझे संतोष हुआ क्योंकि मेरी 4-6 साल चलती है। हाँ, बिल्कुल चलती है ऐसे कहानी। कभी जैसे 2 जी। लाइन दिमाग में आया वो फिर वो गायब हो जाता है। वो बहुत दिन बाद फिर जाके वो कागज़ पे उतरता है। और हुँ, मतलब वो ये एक बैठकी में मुझे लगता है मैंने सिर्फ़ एक कहानी अभी तक लिखी है, जो पूरी तरह बिल्कुल। से काल्पनिक थी। सिर्फ़ पूरी तरह से काल्पनिक थी और जबकि कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि वो काल्पनिक होगी कहानी। जी। तो बस एक ही कहानी लिखी है एक बैठकी में। मैं बहुत स्लो लिखती हूँ, बहुत आलसी भी हूँ और जैसा कि है ना कि दिमाग में रहता है अरे बैठेंगे तो लिख देंगे। बस यही वाला रहता है। कह-कह के टालते रहते हैं। ये अच्छा, ये कहा जाता है, जब बचपन में, खैर मैं तो साहित्य के फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन ये कहा जाता है कि आप लिखना चाहते हैं यदि, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको पढ़ना चाहिए। बहुत।
बहुत कहते हैं ना कि कहीं बोरा हाँ, भर पढ़ो तो फिर छटाक भर लिखो, ये बहुत लेकिन जरूरी है। कहीं हाँ, लेकिन कहीं किसी को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि यदि आप बहुत पढ़ रहे हैं तो आपकी अपनी जो मौलिकता है वो प्रभावित होती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मुझे याद है मैं एक समय पढ़ रही थी इनकी दोस्तोयेवस्की की बहुत मोटी सी नॉवेल जो है इडियट, हम्म। और उसी समय बहुत पहले की बात है, हालांकि वो अभी प्रकाशित नहीं हुआ, वो दूसरे रूप में उपन्यास में ढल के आया एक अंश के रूप में। तो वो उपन्यास हम्म। में एक लिख रही थी जो बिल्कुल उससे अलग था, उसका सब कुछ अलग था, कहानी स्टोरी लाइन सब कुछ अलग थी, लेकिन वो पढ़ते जब आप, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ये होता है, शायद बहुतों के साथ होता हो, जब कुछ पढ़ते हैं तभी विचार भी आते हैं, बहुत ज्यादा उसी समय आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात और है। मतलब जरूरी नहीं है कि उस किताब से रिलेटेड हो वो विचार, मतलब वो आपके वाक हम्म। बन चले जाते हैं, बिल्कुल एक रिदम एक होता है जो बन जाता है। जहां पढ़ना हम्म। बंद किया, बहुत दिनों तक कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर वो हम्म। उस तरह से नहीं, सब्जेक्ट आपके दिमाग में आएगा, सब्जेक्ट आएगा कि इस पर हम कहानी लिख, लेकिन हम्म। भाषा और जो होती है ना उसकी हम्म। वाक्य रचना, हम्म। ये हम्म। थोड़ा सा, अब ऐसा मेरे साथ होता है, हो सकता है सबके साथ ना होता। हाँ, नहीं, ये होता है कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक प्रेशर होता है, लिखने के लिए भी आपको प्रेरणा मिलती है, मतलब वही चीज नहीं आपको कोई, प्रेरित करती है, हाँ लेकिन बिल्कुल। कुछ मैंने होती है जो आप। आत्मकथा में पढ़ा था मैत्रेय जी की, तब तब जी। मुझे लगा था कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने लिखा था कि जब मैं लिखने लगी तो मुझे हम्म। पढ़ने से ऊब होने लगी, मतलब जब मैं किसी की पढ़ती थी कोई रचना, तो लगता था यार हम्म। छोड़ो इसको, चलो अपना लिखो। जब हम्म। उन्होंने हम्म। उन्होंने काफी लेट लेखन शुरू किया, जैसा कि हम्म। उन्होंने अपने हम्म। लिखा है, हम्म। तो हम्म। तब मुझे लगता था कि ये ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन ये है वाकई सच्चाई है कि जब आप खुद लिखने लगते हो, तो जब किसी का भी पढ़ते हो, तो वो पढ़ते हम्म। पढ़ते आप में लगता है कि शायद हम अपना समय खर्च कर रहे हैं और हमें इस हम्म। समय को अब लिखना चाहिए, हम लिखने में क्यों नहीं लगना चाहिए। लगाना बिल्कुल। चाहिए। ऐसा होता है, बिल्कुल। कभी कभी ये भी भावना उठती है, लेकिन पढ़ना तो जब, या तो ये हो सकता है कि बहुत पढ़ने के बाद ऐसा लगता हो कि नहीं अब हमको लिखना, ये हो सकता जी। कोई ऐसा विषय जिस पर आप लिखना चाहती हैं, है। विषय अभी तो तक लिखा नहीं है? अभी तक तो जैसे कुछ एक एक तो कोई मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखना चाहती हूँ, कोई जी। मनोवैज्ञानिक समस्या पे, जी। उस पे बहुत दिन से करीब 2-3 साल से मेरा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम, शायद पूरा हो जाए। काम कहिए जी। या कुछ भी, सारा काम यहीं पे होता है, यहाँ नहीं होता है। सब कुछ यहीं पे सोचने के बाद, मतलब लोग जो नोट्स वगैरह बनाते हैं वो नहीं होता मेरे से, लेकिन है दिमाग में कहीं चल रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखूं, किसी समस्या को लेकर, किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या को, जी। बीमारी मनोवैज्ञानिक या इस तरह हम्म। से। हम्म। और आप कविताएं अभी लिख जी। नहीं, कविताएं बिल्कुल नहीं लिखती। पता नहीं, लोग कहते हैं जब कोई प्रेम करता है तो कविताएं जरूर लिखता है। देखिए, ये मेरे साथ नहीं हुआ, तो अब या तो मेरा प्रेम में कहीं कोई कमी रही होगी, तो संदेह अपने प्रेम पे भी उठता है कि प्रेम प्रेम जैसा नहीं रहा होगा, इसलिए कविताएं आई नहीं अंदर से, कहानियां जरूर। तो कविताएं तो बिल्कुल नहीं लिखी मैंने, बिल्कुल भी नहीं लिखी। एक बार कोशिश कभी की थी, नहीं। जी। कभी नहीं, एक बार कोशिश की थी, तो बल्कि यहाँ जिंदगी में शायद वो छपी भी थी थोड़ी सी 4 लाइन। अरे वाह। तो मेरे मेरे पापा ने कहा कि अरे अब तुम कविता भी लिखने लगी। हमने कहा नहीं, हमने कहा नहीं, नहीं बनती नहीं है, हालांकि बहुत कोशिश, तो मतलब कोशिश क्या लगा, जैसे कि अरे यार लिखना चाहिए, अगर तुम लेखक हो तो थोड़ी कविताएं तो जरूर लिखना चाहिए, बिल्कुल। नहीं हो पाया। कोई रचना आपकी, कोई हिस्सा उसका जो आपको लगता है कि वो आपको डिफाइन करता हो, आप हम हमारे दर्शक जो है वो सुनना चाहेंगे आपसे।
अब वो मेरे को तो क्या डिफाइन करता है, शायद ये उपन्यास अंश थोड़ा सा सुनाती हूँ। 1 मिनट, एक एक दर्शक है, उसने ये पूछा है सवाल कि आज के भारत पर एक साहित्यकार के रूप में आप क्या सोचती हैं? ये तो बहुत इसका जवाब अब क्या बताएं, हम तो अपने घर में ही जो है वो अकेले पड़ गए हैं अपने विचारों की वजह से। तो अब हम बहुत एक सफोकेशन जैसा लगता है। मतलब आपको मैं एक छोटा सा बहुत उदाहरण दूंगी, 2-3 साल पहले की बात है। मैं ट्रेन से जा रही थी बनारस अपनी बहन के यहाँ। तो जैसे कि होता है, राजनीतिक बहस तो बहुत आम होती है, हमेशा शुरू से होती रही है। बहुत पहले मुझे याद थे, तो ट्रेन से हम लोग कहीं जा रहे थे, मेरी मम्मी से एक 2-4 लोगों की बहस हो रही थी। और उस समय वो इमरजेंसी लगी थी संजय गांधी वाली, तो खूब गर्मा गरम बहस हो रही थी। मम्मी भी उसमें शामिल थी। और फिर जब स्टेशन आया, उतर गए, भूल गए सब कि क्या बहस हो रही थी। तो मेरे साथ हुआ ये कि कुछ ऐसे ही चल रहा था, जो आपकी रूलिंग पार्टी है उनके बारे में कुछ लोग, बिल्कुल भक्त लोग, बहुत बिल्कुल जैसे कि आपने ये कहीं रख आए हो और बिल्कुल भक्ति में लीन हो। तो उस तरह के लोग बात कर रहे थे, अच्छे लोग दिख रहे थे, ये पढ़े लिखे लोग दिख रहे थे। मैं बहुत देर से सुन रही थी, मैं उसको इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। जब उतरने लगी मैं, तो मैंने बस एक चीज कहा कि जब आप वोट देने जाते हो और उस समय अगर आपके दिमाग में धर्म है कि मैं इस धर्म का हूं, तो मैं इस धर्म के व्यक्ति को ही दूंगा वोट, तो लोकतंत्र तो वहीं पे मर जाता है मेरे हिसाब बिल्कुल। से। तो हमेशा बिल्कुल। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जब आप वोट देने जा रहे हो, तो आप कैंडिडेट को दे रहे हो, आप धर्म को नहीं दे रहे हो। आप अपने, नहीं दे रहे हो। खासतौर से वोट, वो बहुत ही हमारे यहाँ जो भारतीय मानस ऐसा बना हुआ है, वो इन मतलब वोट को देने के जो मापदंड है वो इतने अजीब से हैं कि सोचना पड़ जाता है कि इससे अच्छा कि वोट दो ही मत, अगर आपको इन चीजों के को लेके अगर वोट देना है तो जब मैं घर गई तो ऐसे बात हो रही थी, बहन के यहाँ गई थी तो बात ऐसे हो रही थी। ये जो बात हुई वो तो जाने दीजिए, उसके बाद जो घर पे बात हुई, मेरी बहन ने छूटते ही, जब वो जानी कि ऐसा कुछ, उसने छूटते ही ये कहा कि फालतू के बहस मत किया करो, किसी दिन तुम अच्छा खासा कोई गोली वोली मार देगा तुमको। तो मुझे ये बात जो है कि आप के को अपने विचार भी व्यक्त करने से पहले अब सोचना पड़ता है कि आप रखिए, अपने अंदर रखिए, चुपचाप रहिए। और एक मतलब आप बोल नहीं सकते। ये कुछ समय पहले नहीं था, ये कुछ समय पहले नहीं था। बहुत देश गर्त में ही जा रहा होगा, बहुत सारी चीजें तब भी बहुत खराब थी देश में, खराब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन अब जो है, जो ये स्थिति है कि आप को बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है कि आप कहीं किसी, मतलब ऐसा आपके मुंह से निकले ना कि आप किसी भक्त को हर्ट कर दें, फिर वो कहाँ तक जाएंगी। तो इसलिए आपके घर, हाँ, ये आपके घर के लोग आपको समझाते हैं कि भाई मत बोलो, मत लिखो, इनके विरोध में मत लिखो। तो ये चीजें पहले तो नहीं थी इतनी, या रही होंगी तो मैं रही होंगी उस समय, उम्र कम थी शायद, मैंने उसकी शिनाख्त न की हो इन चीजों की जितनी अभी है, जितनी अभी लग रही है ये, कि आपको बिल्कुल सफोकेशन लगने लग रहा है, ये शायद पहले नहीं था। बिल्कुल। ये है अंतर, बस। ये फर्क हो गया है, बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं, ये फर्क हो गया है। जी, आप अपने उपन्यास का अंश सुना रही थी। हाँ, थोड़ा सा जी। एक सेकेंड, मैं खोल लूं।
ये उपन्यास का नाम है वार्ड नंबर 16, इलाहाबाद रोड। ये जी उपन्यास से मैं एक अंश सुना रही हूँ, जो शायद जरूर। हर शहर की वो हो। दिख रही हूँ, मुझसे कुछ दब गया। बिल्कुल। दिख रही नहीं हूँ नहीं ना? दिख रही हैं, हाँ बिल्कुल दिख रही हैं आप। आवाज भी आ रही है? बिल्कुल आ आवाज रही आ है। रही है? चलिए, आ तब रही सुन। है। आज भी बुरी क्या है, कल भी ये बुरी क्या थी। इसका नाम दुनिया है, ये बदलती रहती। समय की कहानी। ये सेंटर का वो कमरा है जिसमें वो बैठती है अधिकृत रूप से। कमरे में घुसते ही बाईं ओर उसके लिए कुर्सी और बड़ा सा मेज है। उसकी मेज के सामने दूसरी ओर 3 प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हैं। कमरे में घुसते ही ठीक सामने भी इसी तरह कुर्सी मेज का अरेंजमेंट है। वहां मैडम रागनी बैठती हैं। मध्यम कद की गोरी थी। मध्यम कद की गोरी तीखी नाक नक्श वाली रागनी मैडम तकरीबन 75 वर्ष की हैं, पर पूरी तरह फिट। सिर के सफेद बालों और हाथों में झूलते मांस के अलावा चुस्त दुरुस्त थी। पढ़ते वक्त अक्सर चश्मा हटा लेती थी। शासकीय विद्यालय में व्याख्याता के पद से रिटायर हुए भी उन्हें लगभग कई वर्ष हो गए। आगे पीछे कोई नहीं था। जीवन भर मायके में रही। महज 14 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। ससुराल वालों ने मायके भेज दिया। पिता दूरदर्शी थे, जानते थे जीवन कठिन है। जब तक माता पिता है तब तक मायका बोझ नहीं समझे, परंतु स्थायी समाधान निकालना। समाधान निकालना होगा। तो उन्होंने यही सोचकर उनकी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने भी अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया। कॉलेज में व्याख्याता बनी और मायके में ससम्मान रही। महाविद्यालय में सारे सहकर्मी विद्यार्थी उन्हें एक कड़क महिला के तौर पर जानते थे। अनिग्न सुंदरी होने पर भी उनके पूरे सर्विस काल में एक भी ऐसा प्रकरण सुनने को नहीं मिला जो उनको सम्मान को हल्का करता। कड़क व्यक्तित्व था उनका। अपने मायके के घर में अपने माता पिता के रहते ही उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। दूसरी मंजिल पर बालकनी वाला उनका कमरा था। शुरू से उन्होंने अपने दायित्व, अपने अधिकार एकदम स्पष्ट रखे। दयनीय बनकर रहने पर अपना परिवार ही बोझ समझने लगता है, ऐसा वह जानती थी। विधाता ने भले उनके माथे पर अभागे की लकीरें खींची, पर उन्होंने उस अभागे को ढोया नहीं। भाई भाभी, भतीजे भतीजियों, बच्चों के परिवारों में उनका मान बना रहा। अपने स्वास्थ्य का, अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं थी। जब से उन्होंने नौकरी करनी शुरू की थी, उस शहर के लोग उनको पुराने जमाने की फिएट और ड्राइवर के साथ ही जानते थे। वह बगैर गाड़ी के कभी नहीं चली। अपने पैसों का उन्होंने खुद हिसाब रखा और वक्त जरूरत सबके लिए कुछ न कुछ करती रही। अपने घर मोहल्ले में वह बुआ जी के नाम से जानी जाती। भतीजे भतीजी बुआ जी कहते तो देखा देखी, दूध वाला, सब्जी वाला, धोबी, डाकिया, पड़ोसी, सभी के लिए वह बुआ जी थी। रिटायरमेंट के बाद रेड क्रॉस से जुड़ गई। खुले हाथों दान करती। यह संस्था में भी सब उन्हें अम्मा जी या बुआ जी ही कहते थे। उनके पास एक लंबा जीवन जीने का अनुभव था। वह वक्त भी देखा था उन्होंने जब उनके मोहल्ले में उन्हें बेटी, बिटिया, बच्ची कहकर पुकारा जाता था। बाद में वह दीदी बुआ कहलाने लगी और अब बुआ जी। उनके व्यक्तित्व से ऐसा चिपका हुआ है कि जिन बच्चों की वह दादी होती हैं, वह भी उन्हें बुआ दादी कहते हैं। एक पूरी दुनिया उनके सामने से होकर गुजरी। उनका मोहल्ला, जो इस छोटे से शहर का सबसे कुलीन मोहल्ला कहलाता था, कभी जहां सरकारी अफसरों के रिहायशी मकान थे, एमआईजी एलआईजी कॉलोनियां बनी थी पहले, अब वह मोहल्ला सबसे बदतर हो गया है। बारिश के मौसम में लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। पिछले 25 वर्षों से इस शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो खुद ही बनी ना हो। उनके जीवन काल में ही दुनिया कितनी बदल गई। शहर के किनारे, बहुत किनारे से गुजरती यह सड़क पहले हाईवे कहलाती थी।
इस सड़क पर कुछ पुराने संपन्न लोगों के लगभग एक ही पैटर्न पर बने मकान, पुराने वकील, ओवरसियर, तहसीलदार, सभी घरों में दो बड़े गेट, कार एक तरफ से घुसे, दूसरी ओर से निकले, बीच में पोर्च, पोर्च के एक तरफ लॉन, दूसरी तरफ सारा मकान। मकान में जाने के लिए बरामदे की 8-10 सीढ़ियां चढ़नी होती। अच्छा खासा लंबा बरामदा जिसके दोनों छोर पर दो कमरे, बरामदे से अंदर जाने के लिए एक गैलरी, गैलरी से लगा हुआ बड़ा सा बैठक जिसके एक दरवाजा गैलरी में होता, दूसरा बाहरी बरामदे के नीचे। बैठक की सजावट हर घर की अपनी रुचि तथा अपनी हैसियत के हिसाब से होती थी। गैलरी अंदर जहां जाकर विस्तार पाती, वहां भी चारों ओर बरामदा होता, बरामदे से लगे कमरे। हर कमरा इंडिविजुअल अथॉरिटी रखता, कोई इंटरकनेक्ट नहीं, सबके दरवाजे बरामदे में। ये अंदरूनी बरामदे कई तरह के घरेलू कामों के उपयोग होते। इन्हीं बरामदों में पटे पर बैठकर घर के पुरुष और बच्चे खाना खाते। कुछ घरों में खाना खाने की मेज कुर्सी होती, उसका स्थान भी यही होता। इसी बरामदे से लगा चौका भी होता और कभी कुछ घरों में एक चूल्हा इस बरामदे में भी बनाया गया होता। धीरे धीरे कुछ घरों से बरामदे के बदे मिट्टी के चूल्हे हटाकर पहले स्टोव, फिर गैस चूल्हा स्थापित हुआ। फिर अंदर चौके से भी मिट्टी के चूल्हे गायब हुए। धुएं से काली पड़ी दीवारें टाइल्स मार्बल से सजे। खड़े होकर खाना बनाने, बर्तन धुलने की सुविधा व्यवस्था आ गई। दुनिया भर के आधुनिक उपकरणों से भरकर चौके को किचन में बदल दिया गया। ये सारे बदलाव एक दिन में नहीं हुए। उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे घर, मकान, मोहल्ला, शहर, सड़कें, चौराहे, रोजाना बरतने वाले बर्तन, भाड़े, पहनावा सब कुछ बदल गया। कुछ बदलाव बहुत सूक्ष्म तरीके से घटते हैं, घटते वक्त अपने घटने का पता भी नहीं चलने देते, अपना आदि बना लेते हैं और बहुत समय बाद कभी कहीं किसी फुर्सत के पलों में अचानक आप चौंक के याद करने लगते हो कि अरे ये चीज ऐसे कैसे हो गई। वो पीतल फूल के बर्तन अब क्यों नहीं दिखते? कहाँ चली गई वह फूल की छोटी सी छिपली जिसमें भात दाल खाने के लिए वो भाई से लड़ पड़ती थी? घर की वो छोटी सी गोलाकार लोहे की तांत से बुनी कुर्सी कहाँ गायब हो गई, जिस पर घर के हर बच्चे की छुटपन की तस्वीर है, जो इतनी मजबूत थी कि बड़े भी आसानी से बैठ जाते। स्मृतियों में सब कुछ ज्यों का त्यों मौजूद था, पर हालिया चीजें याद में दर्ज नहीं होती। घर के आगे लॉन और पीछे बड़ा सा बगीचा। लॉन में फूलों की सजावटी पौधे, गुलाब की कई किस्में, गुलदाउदी, हर सिंगार, बेला, मधुमालती। बगीचे में आम, अमरूद, नींबू के पेड़। कितनी यादें जुड़ी हैं इन सब के साथ। वे तो कभी यहाँ से कहीं गई भी नहीं, यही घर रहा उनका। ससुराल की कुछ याद नहीं, संपन्न ही रहे होंगे वे भी, पर विधवा बालिका बहू को कौन रखता? रखना मतलब एक और हिस्सा। सहूलियत इसी में थी, उन्हें उनके मायके भेज दिया, यही किया गया था। तब से यही उनका घर था। अब तो ये घर भी अपने पुराने रूप में कहाँ बचा। अचानक भाई को लॉन फिजूल लगने लगा, ज्यादा बड़ा, बेकार जगह घेरता हुआ। मुख्य सड़क पर है, इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, सभी कर रहे। बस फिर तो दिमाग में आई बात पर फौरन अमल शुरू हो गया। छोटे बहनोई को बुलाकर एक 3 मंजिला इमारत की रूपरेखा बनी। सबसे नीचे दुकानें, बीच में 2 बड़े हॉल, सबसे ऊपर से छत दे दिया गया। बंगला और पोर्च पीछे छुप गया। धूप छीन गई, हवा बाधित हो गई, फूलों की क्यारियां, सुंदर पेड़ सब खत्म हो गए। पैसा और आने लगा, पहले भी था। पैसे की ऐसी कोई कमी तो पहले भी नहीं थी। इसी सड़क पर आगे एक मुख्य चौराहा था, जिसके बाएं ओर सारा शहर बसा था। आज से 30 वर्ष पहले तक भी इस चौराहे पर इतनी ट्रैफिक नहीं थी। अगल बगल कितने खाली जगह थी। रातों में सियार बोलते थे इधर। राहजनी के डर से शाम से ही सन्नाटा हो जाता था। इसके अगले चौराहे के दाएं तरफ मुड़कर सिविल लाइंस था, जहां कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले थे। यहीं पर इस शहर के 2 महाविद्यालय, केंद्रीय महाविद्यालय और करीब 35 वर्ष पुराना सेंट्रल एकेडमी स्कूल भी। यही सड़क 30 वर्ष पहले हाईवे कहलाती थी। आज इसी सड़क पर आधा शहर चलता है। आज 3 ओवर ब्रिज इस सड़क पर निर्माणाधीन। शहर के बाहरी हिस्से में अब एक नया बाईपास तैयार हो गया है। कितना शांत और मनोरम स्थान हुआ करता था यह।
अब देखो पिछले कुछ सालों में कितना बदलता चला गया है। जब देखो तब सड़कें खुद ही रहने लगे। मोबाइल कंपनियों के अलग अलग केबल पड़ने के लिए हर कुछ दिन में किसी दूसरी केबल कंपनी का केबल डलता और सड़कें फिर खुद जाती। कंपनियां अपने केबल डालने के लिए गहरे गड्ढे खोदती और उसे फिर उसी खुदे मटेरियल से जैसे तैसे पाट देती। फिर किसी दूसरी मोबाइल कंपनी के लोग फिर सड़क के समानांतर खुदाई करते, पर उन्हें फिर पूर्ववत करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। यह काम लोक निर्माण विभाग या नगर निगम के अधीन है। टेंडर निकलते, ठेकेदार इंजीनियरों में बंदरबाट होती। सरकारी पैसा था, सरकारी काम था। जितनी बार चाहो उतने बार तोड़ो, सड़कें जितनी बार बनेंगी उतनी बार संबंधित विभाग के कर्मचारियों की चांदी होगी। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई और अनाप शनाप टैक्स देकर आम जनता हलकान होती। सरकारी पैसा अंततः जनता का ही तो था, वहीं से तो जाता था। ये सड़कें इस शहर में घुसती और यहाँ से गुजरती हुई दूसरे शहर की ओर बढ़ती। विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, मल्टीप्लेक्स जैसे शब्द इधर कानों में अपनी पहचान बनाने लगे। यह सब भी इसी सड़क पर। जो सड़क कभी शहर का बाहरी हिस्सा समझी जाती थी, जो उनके गांव का रास्ता था, उधर चारों तरफ खेत नजर आते थे। जहां अभी 5 महीने पहले गई थी गांव, जब भतीजे के बहू के बेटे के पैदा होने पर गांव के कुल देवता की पूजा हो। इधर मीलों पसरे खेत गायब हो गए थे। अब कई ऑटोमोबाइल कंपनियों के शोरूम खुल गए थे। इस शहर का सबसे पुराना होटल जो एक पंजाबी सज्जन का था, आज उनके 4 बेटों के अलग अलग आलीशान होटल इसी सड़क पर खुल गए। 25-30 साल पहले जो शादियां घर के बगल की खाली जमीनों को साफ सुथरा करा पंडाल बनाकर कर दी जाती थी, अब उनके लिए होटल और मैरिज गार्डन उपलब्ध थे। शहर के बाहर बने थे, बन रहे थे। पैसे वाले साधन संपन्न लोग दुनिया की सारी जमीनों पर अपने कब्जे चाहते हैं। आज भी मनुष्य की ये आदिम इच्छा खत्म नहीं होती। प्राचीन काल से ही सारी लड़ाई इन्हीं जमीनों की है। गांव जाते हुए वो हैरानी से कार से बाहर देख रही। भतीजा हंस रहा था उनकी। बुआ कितने सालों बाद आए हैं आप इधर? उन्हें याद आया आखिरी बार वह 3 वर्ष पहले गांव वाले दद्दा के परलोक गमन पर आई थी। गांव में अब पहले सा कुछ हैंग कहाँ हो रह गया। गया। हेलो, हाँ, हैंग हो गया है वो। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही मुझे। सुनाई नहीं दे रहा? हेलो। हेलो, नहीं सुनाई दे रहा? हैंग हो गया एक्चुअली। पता नहीं स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है। मेरा एकदम हैंग हो गया, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो दिख रहा है। चलिए अब खत्म करते हैं, अब समय भी हो गया है ना? जी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, स्टिल हो गया है सब कुछ। चलिए अब खत्म करते हैं फिर, है ना? जी, जी, जी। आपका इस नहीं, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत सारा आभार। पता नहीं कैसे दिख रहा है वो। नहीं, नहीं, सब दिख रहा है, मुझे तो सब दिख रहा जी। है। चलिए हम फिर बात करते रहेंगे। ओके। जी, जी, शुभकामनाएँ। स्टिल हो गया। दोस्तों अगली बार शुक्रवार को फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार। अरे बाप रे!